गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमारा इमरजेंसी से। तो बेसिकली समझना हमको ये है कि इनफैक्ट इमरजेंसी क्या है। व्हाट इज इमरजेंसी? इमरजेंसी इन द सेंस आपातकाल मीन्स संकट का समय। आपातकाल का मतलब क्या हो गया? संकट काल कह सकते हैं, संकट का समय कह सकते हैं। अब संकट देखिए, संकट के जो मीनिंग्स हैं, मायने हैं, वो पर्सन टू पर्सन अलग है। भाई अगर किसी के घर में अगर कोई बच्चा बीमार हो गया, वो भी एक संकट है, राइट? ये तो हो गया व्यक्तिगत संकट। हमारे पास किसी को कर्ज देना है और हम पैसा नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हमारा आर्थिक संकट हो गया। लेकिन देश के लिए आपातकाल का मतलब कुछ और होता है। कोई पैंडेमिक सिचुएशंस हो, मतलब वैश्विक महामारी, जैसे अभी कोरोना चल रहा था, तो ये एक वैश्विक संकट था, ठीक है। ये जो एपिडेमिक था, इसको महामारी को, ये भी एक संकट था। तो इसी तरीके से ये इमरजेंसी जो देश के लिए कुछ अलग मीनिंग्स होते हैं। देश की बात जब आती है तो उसमें कौन इन्वॉल्व हो जाता है? हमारे देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और स्टेट के गवर्नर, राइट? तो यहां पर जो इमरजेंसी है, अगर हम आपातकाल की बात करें तो इमरजेंसी को 3 क्लास में या 3 तरह की इमरजेंसी होती है, इसमें डिवाइड किया गया है। क्लियर? एक होती है आपकी नेशनल इमरजेंसी विच इज इनेक्टेड अंडर आर्टिकल 352। जो नेशनल इमरजेंसी होती है वो हमारे जो है भारत के संविधान में अनुच्छेद 352 में दी गई है। और इस अनुच्छेद के अंदर राष्ट्रपति, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, he has the right to enforce national emergency। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वो क्या कर सकता है? नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। आमतौर पर लोग कह देते हैं 1975 की जो इमरजेंसी थी वो इंदिरा गांधी ने लगाई थी। नो, गलत। इंदिरा गांधी वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देन इंदिरा गांधी वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी, राष्ट्रपति नहीं थी। और प्रधानमंत्री को देश में नेशनल इमरजेंसी लगाने का कोई राइट्स नहीं होता है। ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। दैट इज अनदर थिंग। एक अलग बात है कि वो जो नेशनल इमरजेंसी 1975 की थी वो लगी इंदिरा गांधी जी की वजह से थी। इनफैक्ट इंदिरा गांधी ने एक तरह से फोर्स किया था राष्ट्रपति को ये नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए। क्लियर? तो इसलिए ये एक तरह की नेशनल इमरजेंसी जो 1975 की थी, इसलिए वो इंदिरा गांधी के नाम से जानी जाती है। इसलिए लोग कहते हैं कि भाई इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी। सेकेंड होता है हमारा स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी का क्या मतलब होता है? राज्य आपातकाल। अब ये राज्य आपातकाल कौन डिक्लेयर कर सकता है? ये राज्य आपातकाल, ये स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर करता है गवर्नर। आपको हम एक चीज यहां पे क्लियर कर दें, स्टेट में गवर्नर की वही हैसियत होती है जो कैपिटल में या कंट्री में, जो देश में राष्ट्रपति की होती है। इज दैट क्लियर? अर्थात जो पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इंडिया के अंदर है, सेम राइट सेम पावर होल्ड गवर्नर। गवर्नर भी वही पावर होल्ड करता है, कहां पर? स्टेट में।
और जैसे ही अंडर आर्टिकल 356 गवर्नर को एम्पावर्ड किया गया है, इतनी उसको शक्तियां प्रदान की गई हैं कि अगर सरकार जो है, स्टेट गवर्नमेंट ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रही है या सरकार काम करने में असमर्थ है, लॉ एंड ऑर्डर्स को प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं कर पा रहा है स्टेट, तो इन दैट कंडीशंस गवर्नर को यह अधिकार होगा कि सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करते हुए स्टेट में स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे, जिसको कहा जाता है राष्ट्रपति शासन। और जैसे ही स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है, तो स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर होने में क्या हो जाता है कि ये सारे जो स्टेट के राइट्स होते हैं, जो स्टेट्स के पावर्स होते हैं, वो सारे के सारे पावर्स ट्रांसफर हो जाते हैं किसको? सेंटर को, राइट, सेंट्रल को हो जाते हैं। और जो है, जो आर्मेड फोर्सेस हैं वो एम्पावर्ड हो जाते हैं, वो शक्तिशाली हो जाते हैं, अर्थात जो है मिनिस्ट्री उस समय फेल हो जाती है। इज दैट क्लियर? तो हमारे यहाँ देश में नेशनल इमरजेंसी एक बार लगी है 1975 में। स्टेट इमरजेंसी की एक्सरसाइज कई बार की गई है, हर राज्य में कहीं ना कहीं कई बार लग चुकी है। और बात आती है इकोनॉमिकल इमरजेंसी की, ये हमारे देश में अभी तक कहीं पर नहीं लगी है। मींस इकोनॉमिकल जो इमरजेंसी है, आर्थिक आपात, अभी तक कभी लगा नहीं है। इसके बारे में भी हम बताएंगे जरूर कि इकोनॉमिकल इमरजेंसी में प्रोविजंस क्या होते हैं, इकोनॉमिकल इमरजेंसी डिक्लेयर कौन कर सकता है। इज दैट क्लियर? इन टॉपिक्स पर भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे आज इमरजेंसी मींस कौन सी? नेशनल इमरजेंसी 1975। सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्ट विद द टॉपिक नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। इज दैट क्लियर? तो इसको हम मिटा देते हैं सबसे पहले। अब हम इमरजेंसी के बारे में, आप लोगों ने थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट इसको समझ लिया है। अब हम सीधे सीधे नेशनल इमरजेंसी 1975 के बारे में डिस्कस करते हैं, इसका बैकग्राउंड बताते हैं, अर्थात हुआ क्या था, राइट। नेशनल इमरजेंसी 1975 1975 का आपातकाल, जिसका जो है किसके सिरे पर बांधा गया है? ये इंदिरा गांधी के सिर पर थोपा गया है, राइट। इंदिरा गांधी के सर पर क्यों थोपा गया है? इनफैक्ट हुआ क्या था, क्यों लगाई गई थी ये नेशनल इमरजेंसी, राइट। तो इसके पीछे था, इस नेशनल इमरजेंसी के बिहाइंड में, इसके पीछे में क्या था कि 1975 में इंदिरा गांधी पर इलेक्शन करप्शन चार्जेज लगे हुए थे। क्या लगे हुए थे? इंदिरा गांधी जो उस समय तत्कालीन भारत की प्रधानमंत्री थी, तो उनके विरुद्ध किस चीज के चार्जेज लगाए गए थे? इलेक्शन में करप्शन करने के, मींस चुनाव भ्रष्टाचार, चुनाव में भ्रष्टाचार का इन पर आरोप लगाया गया था। किस पर? इंदिरा गांधी पर। और ये जो आरोप इन पर लगाया गया था इलेक्शन करप्शन का, इसका ट्रायल चल रहा था कहां पर? इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ठीक है। कहां पर था? HC इलाहाबाद। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंदिरा गांधी के विरुद्ध एक अभियोग चल रहा था, एक मुकदमा चल रहा था, और ये मुकदमा था इलेक्शन करप्शन का। मींस इनके विरुद्ध एक मुकदमा था, उत्तर प्रदेश के चुनाव में इन्होंने क्या किया था? भ्रष्टाचार किया था। भ्रष्टाचार के बल पर इन्होंने चुनाव जीता था। ये छोटा सा एक मुकदमा, क्लियर। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंदिरा गांधी वॉज वेरी फर्म एंड डिटरमाइंड लेडी।
जो इंदिरा गांधी थी बहुत ही दृढ़ संकल्प वाली महिला थी. इवन शी वॉज टू मच एम्बिशियस टू, वो बहुत ज्यादा क्या थी, महत्वाकांक्षी भी थी. और महत्वाकांक्षी मीन्स एम्बिशियस होना अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन कभी कभी अपनी महत्वाकांक्षाओं की वजह से नैतिक मूल्यों की भी बलि चढ़ा देना ये ठीक नहीं है. हमारा भी महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है. हम भी चाहते हैं कि हम भी आने वाले टाइम में भविष्य में भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपने नैतिक मूल्यों, नैतिक सिद्धांतों, नैतिकता को कुचल करके अगर हम आगे बढ़ें तो क्या ऐसा प्रधानमंत्री देश को मंजूर होगा? नहीं होगा. हुआ क्या था, इन पर जब इलाहाबाद में करप्शन के चार्जेस लगे हुए थे तो इन्होंने सबसे पहले करप्शन से चुनाव जीता, करप्शन से ही केस जीतने का इन्होंने प्रयास किया. क्लियर? क्या हुआ था, करप्शन से चुनाव तो जीत लिया, अब करप्शन से ही ये 1975 का केस भी जीतना चाहती थी. उस समय उन दिनों इंद्र कुमार गुजराल, जो अभी पहले जो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं, तो 1975 में इंदिरा गांधी के कैबिनेट में, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में वो सूचना प्रचार प्रसार मंत्री हुआ करते थे, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर. क्या क्या कहते हैं उसको? ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर्स. मीन्स ये मिनिस्ट्री, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री किसके पास थी? इंद्र कुमार गुजराल जी के पास. इनकी जो है कैरेक्टर समझते जाइएगा, ठीक है. इंदिरा गांधी पर इलेक्शन करप्शन के चार्जेस लगे हुए थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रायल चल रहा था. ये उस ट्रायल को ये करप्शन से ही फेस करते हुए जीतना चाहती थी. तो इस करप्शन में इनको क्या हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनके अगेंस्ट एक फैसला सुना दिया. क्या सुना दिया? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनके विरुद्ध एक फैसला सुना दिया. रीजन बिहाइंड, इस केस को जो देख रहे थे, जो इस केस की पैरवी कर रहे थे इंदिरा गांधी के बिहाफ पर, इनके इंदिरा गांधी के ज्येष्ठ सपुत्र संजय गांधी, ठीक है. संजय गांधी ने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी डोंट वरी, आप चिंता मत कीजिए, हमने सब कुछ मैनेज कर लिया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट भी मैनेज हो गया है, राइट. लेकिन इनफैक्ट उस समय जो जज साहब थे इस केस के, वो बड़े डेड ऑनेस्ट पर्सन थे. उन्होंने इनके पद, इनके पावर्स को सबको साइड में रखते हुए क्या किया, एक डिसीजन दिया, जिसको हम कहेंगे निर्णय दिया, न्याय किया. और न्याय करते हुए इन पर करप्शन का दोषी पाया. किसको दोषी पाया? इंदिरा गांधी को. तो करप्शन का दोषी जब पाया तो उन्होंने क्या किया, इनको पनिशमेंट कर दिया. और पनिशमेंट करने का के पीछे क्या होता है भाई, न्यायालय क्या करता है, जब जिस तरह का आपने अपराध किया उसके आधार पर सजा भी दे देता है. अब चूंकि ये प्रधानमंत्री थी, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी, या एक आम आदमी को भी न्यायालय क्या करता है कि जिस न्यायालय में मुकदमा होता है वो न्यायालय व्यक्तिगत ये निर्णय देते हुए ये अपने डिसीजन में लिखता है कि इन साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आपको इस अपराध का दोषी पाया जाता है और इसके लिए आपको सो एंड सो सजा दी जाती है. जैसे मान लीजिए कोई किसी ने कत्ल किया है तो उसको उम्र कैद देनी है, फांसी देनी है, क्या कत्ल का उसका नेचर क्या रहा है, लाइक दैट, इस तरह की सजा देनी है. और साथ में जो अपराधी है, जिसको न्यायालय अपराधी मान चुका है, उसको भी एक चांस देता है कि आप चाहें तो इससे ऊंची अदालत में जाकर के क्या कर सकते हैं, इस फैसले को चैलेंज कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं. अर्थात लोअर कोर्ट में अगर कोई डिसीजन आया है तो वो कहाँ चला जाएगा, हाई कोर्ट में. अब हाई कोर्ट में ये डिसीजन दिया था हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के विरुद्ध, तो इन हाई कोर्ट ने इनको कहा कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आपको इतना समय दिया जाता है, राइट.
इस अदालत के फैसले के इतने समय में आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट से शायद आपको राहत मिल जाए। इनफैक्ट इंदिरा गांधी भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव कर गई। कहाँ गई? सुप्रीम कोर्ट की तरफ जब मूव की तो अब इन्होंने सोचा कि यार क्यों ना हम जो है सुप्रीम कोर्ट में मैनेज कर लेंगे। लेकिन इनफैक्ट हुआ क्या, ये सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मैनेज कर पाई। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन को सही ठहराते हुए उसको बरकरार रखने का आदेश कर दिया। इज दैट क्लियर? अब देखिए, अब इंदिरा गांधी जी के पास कोई चांस नहीं बचा था बचने का। तो जब इनको बचने का कोई चांस नजर नहीं आया तो इससे पहले इन्होंने, इनकी सरकार गिरती, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। उन दिनों क्या था, बहुत ही लोकप्रिय नेता हुआ करते थे। कौन से? जयप्रकाश नारायण। ये नाम लिख लीजिए, जयप्रकाश नारायण। ये बहुत ही लोकप्रिय नेता थे बिहार में। ठीक है, इनको भी 24 जून 1975 को, कहां पर? 24 जून 1975 को दिल्ली के राम लीला मैदान में एक स्पीच डिलीवर करनी थी, जन समुदाय को संबोधित करना था। यह बहुत लोकप्रिय नेता थे, राइट? बहुत ही लोकप्रिय नेता थे। दिल्ली आना था, दिल्ली में इनको क्या करना था? स्पीच देनी थी। स्पीच देकर के वापस बिहार जाना था। क्लियर? तो दिल्ली से, पटना से जो है जयप्रकाश नारायण साहब भी आए हुए थे दिल्ली में। और भी जो है कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो उस समय, उन दिनों इंदिरा सरकार के विरुद्ध बोल रहे थे या जहर उगल रहे थे कि भाई इलेक्शन में करप्शन है। जैसे कई बार जो है सरकारों के विरुद्ध ये करप्शन चार्जेस लगते रहते हैं कि भाई इलेक्शन में गड़बड़ी की है, इलेक्शन घोटाला है, लाइक दैट। तो ये भी आए हुए थे। अब इंदिरा जी ने क्या किया कि 24 जून 1975 को ही राष्ट्रपति महोदय को क्या दिया? एक प्रपोजल भिजवाया अपनी जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जानते हो, आपको पता है ये कौन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसको कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब विच इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये किसके द्वारा हेड होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री किसके द्वारा? मंत्रिपरिषद किसके द्वारा हेड किया जाता है? मंत्रिपरिषद हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो राष्ट्रपति के भी सलाहकार होते हैं। जब कोई कानून बनाया जाता है तो उसमें राष्ट्रपति की जब फाइनल मोहर लगती है तो राष्ट्रपति को तो ये एक बार ये राइट है कि वो कह सकता है कि इसका रिव्यू कर लिया जाए। और अगर वो दूसरी बार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये कह देते हैं कि नहीं नहीं वो सब रिव्यू कर लिया है, ये सही है, तो फिर राष्ट्रपति को उसमें क्या करना पड़ेगा? स्टैंप लगानी ही पड़ेगी। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीन्स मंत्रिपरिषद के द्वारा ये प्रपोजल भेजा गया राष्ट्रपति महोदय के पास, और राष्ट्रपति महोदय से कहा गया कि आप नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दीजिए, मैडम ने कहा। और नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने के पीछे कारण भी तो होना चाहिए। अननेसेसरी चलते फिरते अभी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो अभी रामनाथ कोविंद जी जो हमारे देश के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, उनसे जाकर के कहने लगे कि भाई राष्ट्रपति महोदय बहुत दिन हो गए काम करते करते, पब्लिक को डील करते करते, क्यों ना इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाए, कुछ दिन मजे लेंगे। तो भैया मजे लेने के लिए तो कोई नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने के पीछे वजह तो होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा है ना वजह, इंटरनल डिस्टरबेंस। क्या? इंटरनल डिस्टरबेंस मीन्स आंतरिक गड़बड़ियां। और आंतरिक गड़बड़ियों में ये डिक्लेयर कीजिए कि देश में गृह युद्ध जैसी स्थितियां बन रही हैं। ऐसी स्थिति में
हमें देश में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ रही है। तो यहां पर नेशनल इमरजेंसी की जब बात होती है तो किन कंडीशंस में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है, इसको भी जानना होगा आपको। तो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है कब? जब किसी एक्सटर्नल वार का खतरा हो। एक्सटर्नल वार का मतलब होता है किसी बाहरी देश से हमारे देश को जब खतरा हो, तब उस कंडीशंस में भी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। इन दैट केस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज एब्सोल्यूट राइट टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। राइट? जब हमें किसी बाहरी देश से खतरा हो, उस स्थिति में भी हमारे देश के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि अंडर आर्टिकल 352 वो क्या कर सकते हैं? नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो इस केस में या तो कोई किसी बाहरी देश से खतरा हो, या देश के भीतर ही कुछ उथल पुथल या देश गृह युद्ध जैसी स्थितियां बन रही हो, तब भी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। क्लियर? तो नेशनल इमरजेंसी किन किन कंडीशंस में की जा सकती है, ये 2 पॉइंट बड़े वैलिड पॉइंट हैं कि या तो किसी बाहरी देश से आक्रमण का खतरा हो, तब जो है हम नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर देश के आंतरिक हालात अच्छे ना हो, गृह युद्ध जैसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हो, झगड़े हो रहे हो, लूटपाट बहुत ज्यादा हो रहे हो, मतलब नेशनल स्तर पर कि भाई कोई खून खराबा की स्थिति बन रही हो। इज दैट क्लियर? तो इन 2 केसेस में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है। तो इंदिरा गांधी ने उनको सजेस्ट करते हुए राष्ट्रपति को, तत्कालीन राष्ट्रपति भारत के, उनसे कहा कि भाई देश की जो आंतरिक हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं और गृह युद्ध जैसी स्थितियां उत्पन्न होती जा रही हैं, लिहाजा इस दशा में आप क्या करें? नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें। अब रात को इनके पास प्रपोजल जाता है राष्ट्रपति महोदय के पास। राष्ट्रपति महोदय ने एक बात को कहा कि भाई एक काम करो, इस पर जो है पुनर्विचार कर लिया जाए। तो थोड़ी देर बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पर्सन उनके पास फिर पहुंच जाते हैं कि मैडम ने कहा है कि उन्होंने विचार कर दिया है। क्लियर? आप जो है सिर्फ डिक्लेयर करो। लिहाजा सुबह 25 जून 1975 को, कब? 25 जून 1975 को सुबह 8 बजे के न्यूज बुलेटिन में इंदिरा गांधी आती हैं और बोलती हैं कि देश को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। वही जो प्रधानमंत्री का एक अंदाज होता है, चाहे वो आपके प्रधानमंत्री हो या तब के प्रधानमंत्री रहे हो या रही हो, कि मेरे प्यारे देशवासियों, भाइयों बहनों, घबराने की जरूरत नहीं है। देश की आंतरिक हालात अच्छे ना होने के कारण महामहिम राष्ट्रपति ने या हमारे राष्ट्रपति महोदय ने, माननीय राष्ट्रपति ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। इसलिए ज्यादा जो है इधर उधर ना घूमे और फालतू की बातें ना करें, 4 लोग इकट्ठा ना हो, लाइक दैट। जो भी उनका संबोधन था, इंस्ट्रक्शंस था, वो उन्होंने पूरा किया। इस नेशनल इमरजेंसी के दौरान हुआ क्या क्या? जयप्रकाश नारायण साहब को हमने बताया कि बहुत लोकप्रिय नेता थे, रामलीला मैदान में आए हुए थे। अब ये चूंकि बहुत लोकप्रिय थे तो इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि लोग इनको सुने भी, लोग इनको सुने। तो उन्होंने क्या किया? अचानक अनसर्टेन, अनशेड्यूल, उस समय कोई शेड्यूल नहीं था, एक भारत पाकिस्तान का मैच भी फिक्स कर दिया। समझते जाइएगा। अब भैया जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो है, अगर क्रिकेट मैच चल रहा हो तो क्या स्थिति होती है भाई देश में? वैसे चाहे हम सारे देशों से मैच हो रहा हो, कई बार हम टीवी पर देखते भी हैं, कई बार नहीं भी देखते हैं, लेकिन अगर ये पता चल जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच आज मैच है तो उस मैच को कोई छोड़ता ही नहीं है।
राइट। और आई थिंक यही हालत शायद पाकिस्तान में भी होती होगी कि जब जब इंडिया से मैच होता होगा तो पाकिस्तान का नागरिक भी उस दिन भारत और पाकिस्तान से होने वाले मैच को जरूर देखता होगा, क्योंकि उनके साथ हमारे कुछ अलग टाइप्स के सेंटीमेंट्स भी जुड़े हुए हैं। इज दैट क्लियर? जाहिर सी बात है, दोस्ती के तो कमी रहे, दुश्मनी के ज्यादा रहे हैं। तो अनशेड्यूल्ड भारत पाकिस्तान का एक मैच भी डिक्लेयर कर दिया। अब ये उसके पीछे, इस मैच को डिक्लेयर करने के पीछे कारण क्या था कि जयप्रकाश नारायण को सुनने के लिए रामलीला मैदान में कम से कम लोग पहुंचे, क्योंकि मैच हो जाएगा। तो उन दिनों जो मैच का एक के लिए को देखने का संसाधन क्या हुआ करता था, या तो सीधे स्टेडियम में जाकर के देखो, तो यूथ तो चला जाएगा स्टेडियम में, सीधे स्टूडेंट्स वगैरह जो भी है स्टेडियम में मैच देखने चला जाएगा। और जो नहीं पहुंच पा रहा होगा, वो जिनके घरों में टेलीविजन है वो टेलीविजन पर लाइव टेलीकास्ट देखेगा। जिनके पास अगर नहीं भी साधन है तो रेडियो होगा। तो पहले रेडियो पर हम लोग कमेंट्री सुना करते थे, गांवों में भी, दूर दराज खेतों में भी काम करने जा रहे हैं तो रेडियो साथ में लेकर के, और मैच चल रहा है, उस कमेंट्री सुन रहे हैं, काम हो रहा है, और ये सब देखा करते थे। जयप्रकाश नारायण को वापस जाना था, इनको वापस नहीं जाने दिया गया, इनको यहीं पर दिल्ली में ही संसद मार्ग में उस दिन रोक लिया गया किसी तरीके से। और 24 जून को जब ये सो रहे थे संसद मार्ग भवन पे, तो वहां पर इनको सुबह सुबह 4 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों गिरफ्तार कर लिया गया? कि आप पब्लिक में न्यूसेंस क्रिएट करवा रहे हैं, राइट, आप सरकार के अगेंस्ट हैं। तो उस समय जयप्रकाश नारायण, अरुण जेटली जो अभी एक्सपायर हुए हैं, अरुण जेटली साहब, और ये जो रजत शर्मा हैं उसके इंडिया टीवी के पत्रकार, राइट, ये जो जितने भी दिग्गज उस समय के राजनीतिक थे, जो इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट थे, जो विपक्ष था, एक तरह से ये कह सकते हैं कि इस इमरजेंसी में सारे की सारे विपक्ष को उठा करके जेल में ठूंस दिया गया। 19 महीने के लिए लगभग पैक कर दिया गया। सब लगभग 19 महीने की सजा काट करके आए थे ये लोग। अब हुआ क्या, इस इमरजेंसी में प्रेस की भी स्वतंत्रता का हनन हुआ। जो हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 हमको जो मिला हुआ है, किसमें? आर्टिकल 19 में हमको क्या मिला है? राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मींस प्रेस की जो फ्रीडम है वो भी आर्टिकल 19 में है, हमारा राइट। इसकी भी स्वतंत्रता को छीन लिया गया, प्रेस में प्री सेंसरशिप कर दी गई। और सबसे बड़ी चीज तो ये थी कि 24 जून 1975 की आधी रात को ही प्रेस की लाइटें काट दी गई। क्या कर दिया गया? प्रेस की लाइट्स कट कर दी गई। क्यों कट कर दी गई? अब समस्या ये थी कि जैसे मान लीजिए उन दिनों दिल्ली में अखबार छपता था इंडियन एक्सप्रेस, हमारा राइट, या देश के विभिन्न हिस्सों में जो जो अखबार छपते थे, तो उनकी लाइटें कट ऑफ कर दी गई। अब कुलदीप नैयर साहब उन दिनों एक बहुत पत्रकार थे, पत्रकारिता जगत के बहुत बड़े स्तंभ कह सकते हैं हम उनको। इवन कुलदीप नैयर साहब को हम अगर हमारे शब्दों में कहा जाए तो हम उनको पत्रकारिता जगत का पितामह भीष्म मानता। बहुत बड़े पत्रकार हुआ करते थे कुलदीप नैयर साहब। कुलदीप नैयर साहब के पास भी उनके दोस्तों का फोन आता है, यार प्रेस की लाइट काट दी गई है। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता है यार, प्रेस की लाइट। अब वो चूंकि कुलदीप नैयर साहब जिनके बारे में मैं कह रहा हूं कि वो पत्रकारिता जगत के पितामह भीष्म थे, उन्होंने तत्काल प्रभाव से संपर्क किया इंद्र कुमार गुजराल साहब से कि ये साहब क्या है, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे वो समय, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग उन्हीं के पास थी। तो उन्होंने कहा हाँ वो मैडम जो है नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर रही है। इज दैट क्लियर? तो कुलदीप नैयर साहब को
रात को 12 बजे ही पता चल चुका था कि सुबह इमरजेंसी डिक्लेयर होने वाली है, क्योंकि रात से ही इमरजेंसी डिक्लेयर होने से पहले ही रात से ही इन्होंने विपक्षियों की गिरफ्तारियां शुरू कर दी थी। इज दैट क्लियर? तो यहां पर जो प्रेस की फ्रीडम थी वो भी छीन ली गई, मतलब उसकी भी प्री सेंसरशिप कर दी गई। जैसे कि फिल्मों में देखा होगा आपने, लिखा रहता है ये जो है फिल्म सेंसर से पास हुई है, सेंसर ने रिलीज किया है। तो सेंसर ने रिलीज, अब सेंसरशिप क्या होती है, कोई भी फिल्म होती है उसको दिखाने से पहले जो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग जो होती है, उसको देखती है कि ये वास्तव में मूवी समाज और सरकार के लिए एक ज्ञान है, या समाज और सरकार के बीच कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिससे गंदगी फैले या उथल पुथल की स्थितियां बने। इसलिए पहले रिलीज करने से पहले, पब्लिक डोमेन में आने से पहले उसको ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से होकर के गुजरना होता है, देखना होता है। इज दैट क्लियर? विद्यार्थियों, मेरे ख्याल से ये आप लोगों को समझ में आया होगा। और नेशनल इमरजेंसी का यही टॉपिक आपको नेक्स्ट पार्ट में, मीन्स इसके पार्ट 2 में जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। इसका दूसरा पार्ट मीन्स नेशनल इमरजेंसी पार्ट 2 देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच।